हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 13 दिसंबर के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। और जो हमारी डेली सीरीज़ चल रही है करंट अफेयर्स की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वीकली करंट अफेयर्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली इफेक्ट ऑफ अ रेट कट बाय द यूरोपियन सेंट्रल बैंक ऑन इंडियन इकोनॉमी। सो अगर हम बात करते हैं कि क्या इफ़ेक्ट होगा अगर यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है अगर वो रेट कम कर दे, रेट कट कर दे इंडियन इकोनॉमी पे, उसका क्या असर होगा। ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ अ रेट कट बाय द यूरोपियन सेंट्रल बैंक ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो इस चीज़ का इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर होगा, तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी में जो इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में इंक्रीज़ होगी। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया ड्यू टू हायर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015। सो पेरिस क्लाइमेट कितनी बात, तो ये सिर्फ जो है स्टेटमेंट में ईयर भी दे देते हैं। तो 2015 में हुआ था पेरिस क्लाइमेट, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और पेरिस क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं, सो इट एम्स टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स विद एफर्ट्स टू लिमिट द इंक्रीज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। सो ये चीज़ जो है ये पेरिस एग्रीमेंट में की गई थी। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हुआ था 2015 में, उसमें जो है ये एम सेट किया गया था। ये एम था इसका कि जो ग्लोबल वार्मिंग है बेसिकली वो 2 डिग्री सेल्सियस तक, ये कहा जा रहा है कि जो अब हमारी सेंचुरी पूरी होगी 2100 सेंचुरी जो होगी, तो जब तक क्या हो जाएगा, बल्कि इससे पहले ही अभी ये एजम्पशन की जा रही है कि 2 डिग्री सेल्सियस जो है अर्थ का टेम्परेचर वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए जो है ये बात हुई थी पेरिस क्लाइमेट में। पेरिस क्लाइमेट 2015 में ये बात की गई थी कि जो ये 2 डिग्री सेल्सियस है हमें इससे बहुत कम रखना है, मतलब कोशिश करने की यहाँ तक ना पहुँचे। टेम्परेचर बहुत तेज़ से इंक्रीज़ हो रहा है अर्थ का, और अभी जो है और इसका टारगेट क्या था, लिमिट क्या सेट की गई थी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। बट यहाँ तक जो है हम अभी पहुँच गए हैं, और कहाँ हम टारगेट ले रहे थे कि 21st सेंचुरी तक। सो ये जो है फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगी हमारी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, सो इट मैंडेट्स लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स फॉर ऑल पार्टीज़। सो यहाँ पे जो है सेकेंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज ये जो है कोई भी इम्पोज नहीं करती है लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन। सो यहाँ पे जो है बेसिकली ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, डेवलप्ड कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू डेवलपिंग नेशंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि पेरिस क्लाइमेट 2015 में ये बात की गई थी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, तो ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो हैं यूएसए वगैरह, सो क्या कहते हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं ये प्रोवाइड करेंगी फाइनेंशियल सपोर्ट किसे, डेवलपिंग नेशंस को। जैसे डेवलपिंग नेशंस क्या, जैसे इंडिया हो गया हमारा, ठीक है, इंडिया हो गया। सो डेवलपिंग नेशंस को क्लाइमेट चेंज कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, कम करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए डेवलपिंग नेशंस को हेल्प करेंगे, फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करेंगे कौन, डेवलप्ड कंट्रीज। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी बिकॉज इसमें कोई भी लीगली बाइंडिंग नहीं है, कुछ भी लीगली बाइंडिंग नहीं है किसी भी पार्टी पे, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। फर्स्ट एंड 3 जो होगी वो करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, 2 स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है, आंसर होगा ओनली 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following. So damage respiratory system, heart attack and stroke, spike in blood pressure, development delays in children। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बेसिकली, which of the above are possibly caused by air pollution with high levels of PM 2.5। सो एयर पोल्यूशन की वजह से इनमें से क्या क्या हो सकता है। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की, तो एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ख़राब है दिल्ली का, तो ये आए दिन न्यूज़ में रहता है। तो इसकी वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से जो है बेसिकली क्या पॉसिबल है, क्या क्या चीज़ें इनमें से हो सकती है। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डैमेज रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है डैमेज हो सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। हार्ट अटैक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, हार्ट अटैक लोगों को हो रहा है दिल्ली की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च हुई है जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है जो नॉर्मल इंसान, जो नॉर्मल पीपल जो ज़िंदा रहते हैं उससे 12 साल कम ही जो दिल्ली में रहने वाले जो है उनकी 12 साल की ज़िंदगी वैसे भी कम हो गई है पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से। तो ये बाकायदा रिसर्च हुई है। तो यहाँ पे डैमेज रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत असर पड़ता है, हार्ट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ये तो देखने को मिल रहा है। हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, स्पाइक इन ब्लड प्रेशर, ये बात बिल्कुल ठीक है, बीपी वगैरह बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, सो हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। फोर्थ है यहाँ पे डेवलपमेंटल डिलेज इन चिल्ड्रन, और चाइल्ड में जो है डेवलपमेंट अगर हम देखें तो वो बहुत कम देखने को मिल रही है, ग्रोथ जो है बहुत सही से नहीं हो पा रहा है। सो यहाँ पे जो है चारों ही स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल करेक्ट है, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑल 4, और 1, 2, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। सो ये चीज़ मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की थी।
वर्शिप एक्ट के बारे में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। सो स्टेटमेंट 1 है हमारी, यहाँ हमने क्या बताना है, करेक्ट बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी। तो द एक्ट मैंडेट्स दैट द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन 15 अगस्त 1947 शैल बी मेंटेन। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। इस एक्ट के तहत बोला गया है कि कोई भी किसी भी प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर जो है 15 अगस्त 1947 हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, तो इसके बाद चाहे टेम्पल हो, मॉस्क हो, चर्च हो, जो भी है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है द एक्ट एग्जेम्प्ट्स डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद फ्रॉम इट्स प्रोविजंस। सो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस की थी कि जो बाबरी मस्जिद वाला केस है ये इस एक्ट के अंदर कवर नहीं होता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है द एक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये एक्ट जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे थे 1, 2 एंड 3 जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑल 3 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीएम आवास योजना ग्रामीण। सो पीएम आवास योजना ग्रामीण की अगर हम बात करते हैं, सो पीएम आवास योजना ग्रामीण एम्स टू प्रोवाइड पक्का हाउसेज विद बेसिक एम्यूनिटीज़ टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स बाई 2022। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट कि जो इसका एम था पीएम आवास योजना ग्रामीण का, क्या एम था कि 2022 तक जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनको पक्का हाउस प्रोवाइड करना। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड इज़ फुली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो यहाँ पे हमारी जो है सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में बहुत डिफरेंस होता है। सो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है उसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दोनों जो है वो दोनों ही, सेंट्रल एंड स्टेट जो है दोनों ही पैसा देंगे। एंड जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रेशो क्या होता है 90:10। सो 90:10 मतलब 90% जो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करी और 10% जो होगी वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। बट बाकी स्टेट्स के लिए क्या प्रोविजन है 60:40, 60:40 यानी कि 60% जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी एंड 40% जो होगी वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। सो यहाँ पे जो है हमारा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% जो होता है फंड वो कौन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मैंने अभी आपको बताया सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना कि सेंट्रल सेक्टर। तो इन दोनों वर्ड्स को ध्यान में आप बहुत अच्छे से रख लीजिए। सेंट्रल सेक्टर अलग होता है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड अलग होता है। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना कि सेंट्रल सेक्टर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 1। सो ऑप्शन A is the right answer, only 1. The next question is which of the following statements are correct in respect of 2024 World Chess Championship। So इनमें से करेक्ट पूछ रहे हैं वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप से रिलेटेड स्टेटमेंट्स कौन कौन सी करेक्ट हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है फाइट गवर्न्स द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। सो फाइट जो है ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है जो कि ऑर्गेनाइज कराता है, रेगुलेट कराता है चेस चैंपियनशिप ग्लोबली। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन सिंगापुर। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो 2024 में हुई है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, ये कहाँ हुई है, ये हुई है सिंगापुर में। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है गुकेश दोमाराजू बिकम द वर्ल्ड चेस चैंपियन इन 2024 एट द एज ऑफ 18 ईयर्स बाय डिफीटिंग नेपो नियासिची। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी ये भी बिल्कुल करेक्ट है। गुकेश दोमाराजू जो है ये वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती है इन्होंने एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। सो और डिफीट किसे दी है, नेपो मियाची। सो यहाँ पे जो है यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। एंड हमसे यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा 1, 2 एंड 3। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 1, 2 एंड 3 इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन लोकेटेड। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर इसकी एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपको पता होना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1971 में फाउंड हुई थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसका जो एम था वो क्या था, प्रमोट करना मुस्लिम कंट्रीज़ के अमंग सॉलिडेरिटी जो है वो प्रमोट करना। और यहाँ पे जो है अभी अगर हम बात करें तो इसके मेंबर्स कितने 57 जो है वो मेंबर कंट्रीज़ है। मेंबर कंट्रीज़ कितनी है अभी 57 जो है मेंबर कंट्रीज़ है। 1971 में जो है फाउंड हुई थी। एंड ग्लोबल इश्यूज़ जो है मुस्लिम कम्युनिटी के, ग्लोबल इश्यूज़ ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, इसको एड्रेस करती है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो इसका बेसिकली हेडक्वार्टर पूछ रहे हैं तो हेडक्वार्टर इसका है जद्दा में, सऊदी अरेबिया जद्दा। इस यहाँ पे कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, जद्दा में है, सऊदी अरेबिया में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द वन नेशन वन इलेक्शन। सो वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है साइमल्टेनियस इलेक्शंस वर लास्ट कंडक्टेड इन इंडिया इन 1952। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज 1952 में तो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे हमारे, और फर्स्ट इलेक्शन से ही स्टार्ट हुआ था साइमल्टेनियस इलेक्शन होना इंडिया में। जो हमारा लास्ट वाला हुआ था साइमल्टेनियस इलेक्शन वो कब हुआ था 1967, बिकॉज कुछ स्टेट्स में जो है सरकार की गई थी पहले ही, तो 1967 होगा यहाँ पे, ना कि 1952। 1952 में तो इलेक्शन होना ही स्टार्ट हुए थे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1951 में फर्स्ट इलेक्शन हुए थे। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, ये होगा 1967। 1967 में साइमल्टेनियस इलेक्शंस लास्ट टाइम कब कंडक्ट हुए थे 1967 में। सेकंड स्टेटमेंट है आर्टिकल 21 वुड रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर इंप्लीमेंटिंग वन नेशन वन इलेक्शन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है, यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को। सो वन नेशन वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है आर्टिकल 21 में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, स्टेटमेंट 1 भी हमारी इनकरेक्ट थी। थर्ड स्टेटमेंट है द की बेनिफिट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस इज दैट इट विल एंश्योर अ सिंगल पार्टी डोमिनेंस। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट वैसे ही इनकरेक्ट है, बिकॉज इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेसी नेशन है, सो डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे सिंगल पार्टी डोमिनेंस का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे करेक्ट क्या है, करेक्ट कोई भी नहीं है, आंसर होगा नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोविजन अंडर द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 74th अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन एंड बैकवर्ड क्लासेस। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन एंड बैकवर्ड क्लासेस। सो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन एंड बैकवर्ड क्लासेस इन 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन एंड बैकवर्ड क्लासेस। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द प्राइमरी कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। प्राइमरी कॉज मतलब मेन रीजंस क्या है इन्फ्लेशन के। सो यहाँ पे जो होगा अगर हम फर्स्ट देखें डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी। सो यहाँ पे फर्स्ट जो होगा ये इनकरेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, बिकॉज सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगी ये इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज जो मनी सप्लाई जब डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है। यहाँ पे हमसे एक तो ये पूछें कि प्राइमरी रीज़न क्या होता है, प्राइमरी रीज़न क्या होता है इन्फ्लेशन का। इसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है क्योंकि परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी प्राइस इंक्रीज होने की वजह से। सो सप्लाई ऑफ मनी जो है डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, परचेजिंग पावर पैरिटी जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। सो यहाँ पे इन्फ्लेशन का जो है ये इसका कोई वो नहीं है प्राइमरी कॉज। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट होगी। सेकंड स्टेटमेंट है इंक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें स्टेबिलाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। सो स्टेबिलाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज ये बेसिकली क्या होता है, ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए होता है। इसका एम क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। तो यहाँ पे ये इसकी वजह से इन्फ्लेशन नहीं होता है, ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए होता है स्टेबिलाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट है डिक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। सो प्रोडक्शन कॉस्ट में अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट अगर डिक्रीज होगा तो इससे इन्फ्लेशन जो होगा वो रिड्यूस होगा, ना कि इंक्रीज होगा। सो यहाँ पे फोर्थ भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली वन इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।